स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उस पर डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे। फर्स्ट वाला हम लोग कर चुके हैं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं जब तक। Why we don't get hurt while falling on a mattress? कि जब हम गद्दे पे गिरते हैं तो हमें चोट क्यों नहीं लगती है? अब ये मत बोलना गद्दा सॉफ्ट होता है। कंप्रेस हो जाता है हमारे गिरने पर। हाँ, कंप्रेस हो जाता है तो उससे क्या होता है? टाइम इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट, टाइम इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हुआ? हमें चोट लगने मतलब कम हो गया टाइम इंक्रीज होने से। टाइम इंक्रीज से फोर्स क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होता है। तो हमारे पास गद्दा पिचक जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, जो हमारा जीरो वेलोसिटी होनी थी उसका उसने टाइम बढ़ा दिया, जिससे फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो नेट फोर्स देन डज इट मीन इट हैज जीरो मास? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में जीरो टोटल फोर्स है तो क्या इसका मतलब उसमें मास जीरो है? नो बताओ मैम। सब। तो क्या मतलब है उसका? एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, मास नहीं। बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास अगर मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला लिखे तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर फोर्स जीरो है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मास जीरो या एक्सेलरेशन जीरो या दोनों जीरो। अब मास हमें पता है किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे है फ्लाइट ऑफ अ बर्ड बाय पुशिंग द एयर डाउनवर्ड with the help of its wing is an example of which law of motion? इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन यूज होता है कि जब बर्ड उड़ती है? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ। अब एक बार समझते भी हैं कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक बटरफ्लाई ले तो ये बटरफ्लाई नीचे की तरफ पहले हवा को पुश करती है, डाउनवर्ड पे फोर्स लगा, और बदले में हमें अपवर्ड रिएक्शन मिलता है। यस मैम। यस मैम। अब ये जो दो रिएक्शन मिल रहे हैं ये एक तरीके से दो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बन रही है। यस मैम। तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में बनेगा। यस मैम। वही Yes, ma'am. रिजल्टेंट हमें ऐसे बीच में से मिलता है और ऊपर की तरफ लगता है, जिसके कारण बर्ड ऊपर उड़ पाती है। तो ये हमने दो एक्शन पेयर लगाए और ये बदले में दो रिएक्शन पेयर मिले, और ये क्या है? उनका रिजल्टेंट। पर यहाँ पे लॉ कौन सा यूज हुआ है? थर्ड वाला। क्लियर है सबको? यस मैम। बोलो केशव। मैम हम भी तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो उड़ नहीं पा रहा। मैं भी तो एयर पे खूब प्रेशर लगा रहा हूँ। आप एयर पे प्रेशर लगा रहे हो खूब, एयर भी आपको उतना ही रिएक्शन दे रही है, पर वो बर्ड हल्की थी, उस रिएक्शन से वो तो उड़ गई, आप थोड़ी उड़ पाओगे। रिएक्शन हर चीज में बराबर मिलता है, पर उस रिएक्शन में आपके लिए ताकत है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई? नहीं आई केशव? नहीं आई शायद इसको। देखो, अगर हम मान रहे हैं कि कोई भी दो चीजें हैं, एक ए है और बी है, अगर ए बहुत नाजुक सी थी और बी सॉलिड थी तो बी तो उसके फोर्स को झेल जाएगा, पर ए क्या है? रिएक्शन तो उतना ही मिल रहा है, पर ए टूट जाएगा उतने फोर्स से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गोल्फर हिट्स अ बॉल ऑफ मास 45 ग्राम at a speed of 40 meter per second. The golf club is in contact with the ball for 3 seconds. Compute the average force applied by the club on the ball. कि यहाँ पे हमारे पास एक गोल्फ स्टिक है और उससे हमने
यहाँ पे एक बॉल को हिट करा और उस बॉल का जो मास है वो दे रखा है 45 ग्राम और हिट करने से पहले कितनी वेलोसिटी होगी? 0 0 0 0 और फाइनल कितनी दे रखी है यहाँ पे? 40 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड। और ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है आप लोग बताओगे? एक बार ट्राई करो सब लोग। जो stick थी Impulse वो बॉल के साथ 3 सेकंड तक बॉल जो थी वो स्टिक के कांटेक्ट में थी, मतलब टच हुई थी उसको। करेक्ट। देखो जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपने बैट से बॉल को टच किया वो तभी चलने लग जाती है। हम क्या करते हैं, बैट को पूरा स्विंग करते हैं, ऐसे बैट को बॉल ने टच किया और फिर उसके आगे भी बॉल हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है, उसके बाद ऊपर जाती है। ऐसा ही होता है। यस yes यस मैम ma'am yes तो ma'am जितनी देर तक बैट और बॉल कांटेक्ट में थे, ये 3 सेकंड वो टाइम दे रखा है। तो इस 3 सेकंड में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, 3 सेकंड के बाद 40 हुई और 3 सेकंड से पहले 0 थी। ये क्लियर है सबको? यस मैम yes ma'am और यहाँ पे हमें एवरेज फोर्स निकाल, तो एवरेज फोर्स के लिए मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इम्पल्स की मदद से निकालें कि इम्पल्स अपॉन चेंज इन टाइम से ही एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं ग्राफ से तो वो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम का फोर्स दे सकता है, एवरेज के लिए हमें इम्पल्स की मदद लेनी पड़ेगी। ये क्लियर है सबको? यस yes मैम ma'am yes अब हमें ma'am चेंज इन टाइम तो दे रखा है, इम्पल्स कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स ही निकाल मास लो। इनटू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करके। करेक्ट। चेंज ऑफ मोमेंटम करके। यस मैम इम्पल्स क्या था? चेंज ऑफ मोमेंटम था ना। यस मैम तो अगर यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना और टाइम 3 सेकंड दे रखा है, अब यहाँ पे क्या चीज है जिसको चेंज करना पड़ेगा? कुछ तो गड़बड़ है। हल्का सा कुछ एरर इनिशियल है। वेलोसिटी 0 थी और फाइनल 40 है। हाँ वो तो ठीक है, इनिशियल 0 है, फाइनल 40 है, पर फिर भी मैं डायरेक्ट नहीं पुट कर सकती हूँ। क्यों? जो मास है वो किलोग्राम में आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एसआई सिस्टम में है, तो मास भी किलोग्राम में होना चाहिए। 45 ग्राम मतलब कितना केजी? 0.4 0.045 kg 0.045 और फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे 40 माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय 3 सेकेंड। तो कितना आएगा यहाँ पे फोर्स? 0.6 बिल्कुल करेक्ट, 0.6। और इसकी एसआई यूनिट? न्यूटन ही होती है फोर्स की। न्यूटन ही होगी। सबका आ रहा है 0.6? yes ma'am न्यूटन होगी यूनिट। देखो हम फोर्स निकाल रहे हैं, इम्पल्स नहीं निकाल रहे, ध्यान रखो इसे। हमने इम्पल्स अपॉन टाइम मतलब न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड न्यूटन निकाल रहे हैं। क्लियर है प्रकृति? yes ma'am अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच चेंजेस विथ टाइम। एक फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे और उस फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ बदलती जा रही है, और हमें यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ शो कर रखा है और हमें बताना है वैल्यू ऑफ इम्पल्स इन टाइम पाई सेकेंड, कि पाई सेकेंड में कितना इम्पल्स लग रहा था। अब एक तरीका तो ये था हमारे पास, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था कि हम डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करते थे, पर उस केस में हमारे पास हर पॉइंट के लिए जो फोर्स की वैल्यू थी वो पता थी, नंबर्स के उसमें से 100, 50, 40 हमें नंबर्स की फॉर्म में थी।
ये अलग वैल्यूज थी। पर यहाँ पे हमारे पास जो y एक्सिस पे फोर्स है वो डायरेक्टली टाइम पे एक फंक्शन से डिपेंड कर रहा है कि F इक्वल्स टू 100 sin t। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली एरिया नहीं निकालेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का मेथड। ये समझ आया सबको? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे तो देखो हमारे पास 100 इस मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू है या नहीं, हमें ये भी नहीं पता है, हमें बस एक वैल्यू दे रखी है 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे जब टाइम जा रहा है 0 से पाई। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे जब हम एरिया निकालते थे तो हम क्या करते थे, y वाला फंक्शन लिखते थे जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x वाला चेंज लिखते थे। अब यहाँ पे y की जगह तो फोर्स है और चेंज क्या हो रहा है, 100 sin t। टाइम चेंज हो रहा है ना। चेंज तो यहाँ पे टाइम हो रहा है ना। Yes, ma'am. dt। यस मैम। तो यहाँ पे dt आएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो केशव ने भी बोला, 100 sin t इंटू dt, और लिमिट क्या लगेगी, 0 to pi. 0 से लेकर t तक। 0 से लेके पाई तक लगेगी। देखो टाइम 0 से पाई तक जा रहा है, t तक नहीं जा रहा है। क्वेश्चन में पाई सेकंड तक के लिए पूछा हुआ, ये समझ आया सबको? यस मैम। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos होता है। माइनस कॉस ही होगा, और यहाँ पे लिमिट आएंगे, ऐसे ही होगा। Yes, ma'am. अब क्या होगा इसमें आगे, T में वैल्यू हम इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट लगा लेते हैं t की जगह, और लोअर लिमिट। अब इस चीज की वैल्यू बता दो प्लीज, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। कहाँ गए आज सब लोग, बिल्कुल आवाज। 0। 0 नहीं, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होनी चाहिए मैम. नहीं 0 नहीं होती है। जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है वो बताओ कोई, बाकी लोग भी कैलकुलेट कर लो, मैं बस ये ब्रैकेट वाली चीज की वैल्यू पूछ रही हूँ। cos पाई माइनस cos 0, मैम -2 आंसर आएगा इसका। हाँ -2 आएगा। cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, माइनस माइनस 1 कितना होगा, -2. -2। तो यहाँ मैम वो से आया सोचते सोचते गलती लग जाती है ना कई बार। मैम मैं कॉपी पेन तो यूज करता ही नहीं। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 200। अगर ऑप्शन में 200 न्यूटन और 200 न्यूटन सेकेंड हो तो ध्यान देना सेकेंड वाला करेक्ट होगा, क्योंकि अब हम इम्पल्स निकाल रहे हैं फोर्स में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब हमारे पास दो फोर्सेस आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदरूनी, अंदरूनी, और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, बाहरी। करेक्ट। अब यहाँ पे बोला है डज द रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट विद इन द कंसिडर्ड सिस्टम, कि अगर हम एक सिस्टम ले, क्या रिएक्शन पेयर उसके अंदर हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर अगर वो रिएक्शन और एक्शन पेयर दोनों अंदर से हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स, पर अगर बाहर से लग रहा है तो एक्सटर्नल। अब यहाँ पे समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे पता लगाएंगे। अगर मान लेते हैं आप जिस भी रूम में हो, हम उसको सिस्टम मान रहे हैं, और आपकी मम्मी इस रूम के बाहर है, तो आप इंटरनल हो पर आपकी मम्मी एक्सटर्नल है, ऐसे होगा। यस मैम। yes, ma'am. अब मान लेते हैं आपके पूरे घर को ही सिस्टम माना है, तो आप भी इंटरनल हो, आपकी मम्मी भी इंटरनल है,
पर कोई बाहर से कोई आ रहा है तो वो एक्सटर्नल है, ऐसी हो। यस मैम। यस मैम। आप क्या करते हैं, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो आप, आपकी मम्मी, ये बाहर से जो जा रहा था, इस डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग तो इंटरनल हैं, पर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो है वो एक्सटर्नल। तो मतलब हम जो सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर वाली चीजें इंटरनल और उसके बाहर वाली चीजें एक्सटर्नल। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। ये समझ आया सबको? यस ma'am. मैम। जैसे ही सिस्टम बदल गया, जो चीज कभी इंटरनल थी वो एक्सटर्नल हो गई, जो एक्सटर्नल थी वो इंटरनल हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर मैं इस बॉक्स में जो चीजें बनी हुई है उसको एक सिस्टम मानो, जो कि यहाँ पे एक ऑरेंज वाला बॉक्स है और एक ब्लू वाला बॉक्स है। तो ये ऑरेंज वाला इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक फोर्स लगा रहा है ब्लू वाले की तरफ, और ऐसे ही ब्लू वाला जो ऑरेंज वाले के साथ कांटेक्ट में है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन है सेम लाइन पे। अब ये दोनों फोर्सेस तो इस सिस्टम के अंदर से ही लग रहे हैं, तो ये कैसे है? Internal. इंटरनल फोर्सेस। करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि अब मैंने सिस्टम एक छोटे वाला डब्बा कंसिडर करा, तो इस केस में अब मैं लू फिर से ऑरेंज और ब्लू बॉक्स। तो ऑरेंज वाला अंदर से लगा रहा है बाहर की तरफ, पर ये ब्लू वाला अब बाहर से लगा रहा है अंदर की तरफ। तो ये फोर्स क्या हो गया हमारे पास? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब अगर मैं इसको क्या करूं, एक सिस्टम बना दूं फिर से, और अब मैं आपसे पूछूं ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है ये एक्सटर्नल है या इंटरनल? एक्सटर्नल। इंटरनल। एक्सटर्नल है केशव, बाहर है ना ये सिस्टम के। मैम बाहर एक्सटर्नल है। अब अगर मैं सबको एक डब्बे में डाल दूं और ये सिस्टम है, तो इंटरनल। इंटरनल। तो इंटरनल है। ये क्लियर है सबको, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस? यस मैम। अब हमारे पास आता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखो। हमें क्या करना है, अगर मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों जुड़े हैं। तो हमारा मेन एम क्या होता है, पहले इन तीनों को अलग कर लो, 1 को अलग, 2 को अलग और 3 को अलग, और फिर देखो इन पे अलग अलग कि कितने फोर्स लग रहे हैं। कि मान लेते हैं 1 पे ये 4-5 डायरेक्शन से मैंने फोर्स बना, वो सारे के सारे फोर्सेस बना। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जो हमेशा बनेंगे, हमेशा नहीं मतलब एक तो हमेशा बनेगा, जो कि होता है डाउनवर्ड वेट। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो ये फोर्स तो हमेशा लगेगा, पर ये ध्यान रखना कि ये जो फोर्स है ये हमेशा वर्टिकली लगता है। ऑब्जेक्ट टेढ़ा रखा है, सीधा रखा है, उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा वर्टिकली लगेगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। फिर एक फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तभी लग सकता है जब मेरे पास नीचे कोई चीज हो। अगर हवा में लटकी हुई चीज है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन देने के लिए कुछ नहीं है, पर अगर कोई चीज एक सरफेस पे रखी हुई है तो उसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब क्या होता है मैथ्स में? Perpendicular. परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इसके सरफेस से 90 डिग्री, अगर टेढ़ा रखा है तो तब भी 90 डिग्री ही बनेगा और इसके सरफेस के साथ। ये नहीं है कि भाई हम इसे सीधा बनाएंगे, नहीं, हम हमेशा जो भी सरफेस हम ले रहे हैं जिसपे रिएक्शन मिल रहा है उसके 90 डिग्री पे बनाएंगे। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. फिर हमें क्या देखना है कि हमारे मैक्सिमम फोर्स कहाँ लग रहे हैं। जैसे अगर मेरे मैक्सिमम फोर्स, ये सारी डॉट्स फोर्सेस अलग अलग ऐसे लग रहे हैं और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अपनी एक्सिस को मैं ऐसे चूज करूं, ये वाली, क्योंकि इसमें मेरे को बस एक को रिजॉल्व करना है, बाकी तो सब एक्सिस पे ही आ गए। पर अगर मेरे पास ऐसा केस है जिसमें क्या हो रहा है कि मेरे फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं टेढ़े,
और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक ऐसे, तो इस केस में मैक्सिमम फोर्सेस इस लाइन पे लग रहे हैं, तो मैं इसको एक्सिस मानूंगी कि ये मेरी एक्स वाई है टेढ़ी वाली, और इन दोनों को मैं रिजॉल्व कर लूंगी। तो मैं एक्सिस ऐसे चूज करनी है जिसमें हम कम से कम रिजॉल्व करना पड़े, कैलकुलेशन आसान हो, और हम उनसे बाकी चीजें भी निकाल सकें। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो मैं ये क्या कह रही हूँ, हमें ये देखना है कि कौन सी तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस है। अगर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्सेस है तो हम एक्सिस को ऐसे लेंगे, अगर मेरे मैक्सिमम फोर्सेस ऐसे हैं तो एक्सिस को मैं ऐसे बना लूंगी। तो जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस हैं उस तरफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स बीच में लटकता है उसको मेरे को फिर कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है। पर अगर मैं पहले से ही वो एक्सिस चूज करूंगी जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगता था तो हम इसको रिजॉल्व नहीं करते थे, पर अगर कोई बीच में लगता था तो उसे रिजॉल्व करना पड़ता था, तो हमें उस हिसाब से एक्सिस चूज करनी है। क्लियर है विशाली? यस मैम। फिर एक फोर्स और कौन सा लगेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, जैसे 1 और 2 था, तो जब हम इन्हें अलग करेंगे तो हमें ये नहीं कंसिडर करना है कि इनको अलग कर दिया, कांटेक्ट भी नहीं है अब इनका, हमें वो कांटेक्ट लेते हुए चलना है। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ये एक दूसरे पे हमेशा फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा होगा और फर्स्ट वाला भी सेकंड पे लगा रहा होगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। फिर दूसरी चीज एक और, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और यहाँ पे बहुत दूर एक बैट है, तो क्या इस बैट से इस बॉल को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। नहीं पड़ रहा है ना? तो हमें वो फोर्सेस कंसिडर करने हैं, वो चीजें कंसिडर करनी है जिससे मेरे सिस्टम में फर्क पड़। अगर यहाँ पे मैं दूसरी बॉल रखूंगी तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है तो ये फोर्स एक्सर्ट करेंगी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पर वो जो बैट इतनी दूर साइड में पड़ा हुआ है वो क्या ही फर्क करेगा हमारे इस केस में, तो उसको हम नहीं लेंगे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो मासेस हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल m1 और इसका मास है m2। तो इन दोनों का टोटल मास अगर मैं लूं तो वजन तो दोनों का जुड़ रहा है क्योंकि दोनों ज्वाइन हो रखे, और इन टोटल मास से मेरे को कुछ डाउनवर्ड वेट लगाना है mg। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और अब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स था F, तो हमने क्या किया, F रखा हुआ है। अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा? बताओ। पढ़ने के मूड में नहीं हो आज आप लोग? मैम एक बार फिर से एक BBB का है। मैं पूछ रही हूँ और कौन से फोर्स लगेंगे इस पे, वो बताते जाओ। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल तो लगा दिया है जी। मैम नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और कौन सा? मैंने अभी बताया था ये दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पे लगाएंगे। यस मैम। यस मैम। तो ये लगा रहा है, मान लेते हैं ए वाला बी पर, और ऊपर की तरफ लग रहा है जो बी वाला लगा रहा है, सॉरी बी वाला लगा रहा है ए पर। तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन को हम टोटल, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन हम एन लिख सकते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो हमारा वेट लग रहा है और एक ये वो फोर्स बच गया जो हमारे पास ए वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है बी पर, ये फोर्स बच गया। ये Yes, क्लियर है ma'am. सबको? यस मैम। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे तो देखो दो बॉक्सेस थे, अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, कोई इंसान बना हुआ होता तो आप ये थोड़ी आप हर बार पूरा इंसान बनाओगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी छोटे सिंपल शेप ले सकते हैं, जैसे सर्कल ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और ये जो शेप है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है
वो ऑब्जेक्ट, आदमी है, बॉक्स है, कोई एनिमल है, वो सब ये छोटा सा सिंपल शेप रिप्रेजेंट कर। तो हम टोटल फोर्स देखें अब इस पे, तो एक टोटल रिएक्शन लग रहा है ऊपर एन, एक डाउनवर्ड रिएक्ट हमारे पास यहाँ पे जो ए वाला ऑब्जेक्ट बी पे लगा रहा था वो वाला फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है, और ये F जो है ये बाहर से लग रहा है। ये लग रहे हैं फोर्सेस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो पहले बता दो कि इसके फोर्सेस में कोई डाउट है कि फोर्सेस कैसे बनाए। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम आगे सीखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, और यहाँ पे बोला है कि इन दोनों पे फोर्स लग रहा है एफ। सेकेंड, हाँ, आप म्यूट ऑन। सॉरी सॉरी, मैं कह रही थी कि उस पे पहले से ही सब कुछ शो हो रहा था, मेरे को एक सेकंड देना। तो कौन सा फोर्स है जो हमेशा बनाना है, ये बता दो जब तक। mg 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 हमेशा बनाना है, करेक्ट। विजिबल है फिर से स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो अब ठीक है, अब नहीं दिख रहा आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास दो मासेस है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, और इन दोनों पे हमने एक फोर्स लगाया कैपिटल एफ, जिन्हें एक्स डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और हमें अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इन दोनों को अलग करना है, इकट्ठा नहीं बनाएंगे, बाद में क्लब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए वाला लेते हैं। अब आप बताते जाओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे A Ma'am, mg. mg लग हैं। रहा mg है लग mg रहा है, लग Ma'am, normal. नॉर्मली एक्शन एक नॉर्मल नॉर्मल हाँ। Ma'am, और जो ब्लॉक बी उसको फोर्स लगा रहे हैं। ब्लॉक बी लगा रहा है ना, और मैम एफ फोर्स। एफ फोर्स लग रहा है ना बाहर से एक और। यस yes मैम। ma'am अब ऐसी बी के लिए बना लेते हैं। तो बी पे क्या क्या लग रहा है? मैम mg। फिर g से mg लग रहा है। mg नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, हाँ, और मैम एफ ए ब्लॉक एफ बी लग रहा है। एफ बी लग रहा है, जो ए वाला लगा रहा है बी पर। ये लग रहे हैं सारे फोर्सेस। यस मैम। मैम और एक्सटर्नल फोर्स। ये एफ वाला, ये कह रहे हो केशव? यस ये हम मैम। डायरेक्टली उसी पे बनाते हैं जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट है। बी पे फोर्स ये नहीं लग रहा है, वो ए के ऊपर जाके फिर ट्रांसफर हो रहा है बी पे। डायरेक्टली तो ए पे लग रहा है, इसीलिए ए पे ड्रॉ करा है। क्लियर है ये? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स इसी लाइन में है, तो हम एक्सिस को क्या करेंगे, जो नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस है उसी को मानेंगे, एक्स एंड वाई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, तो क्या बोलोगे? F and A एफ और एफ बी ए। हाँ, f a b एफ ए बी करेक्ट। और वाई वाले में मैम n1 mg mg नॉर्मल और n2 और कैपिटल एम जी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सारे एक्स वाले इकट्ठे कर दिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट के एक्स वाले अलग रखने हैं, दूसरे वाले के अलग रखने हैं।
कि इसकी जब मैं एक्स कंपोनेंट की बात कर रही हूँ तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के फोर्सेस ही देख सकते हैं, टोटल नहीं देखेंगे। ऐसे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के एक्स वाले देखेंगे, वाई वाले देखेंगे, दूसरे से इसको मतलब नहीं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे एफ और एफ ए बी, ये दोनों तो ए वाले हो गए और ये वाला अकेला बी वाला हो गया। सिमिलरली N1 और mg ए वाले और N2 और कैपिटल NG बी वाले। दूसरी चीज, जब हम फोर्सेस को लेंगे आगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप x और y को मिक्स नहीं करो कि अगर यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है और y से भी 10 न्यूटन लग रहा है तो आप इसे 20 नहीं लिखोगे चाहे एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर। इन दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक x में है, एक y में है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. मैं अब यहाँ पे हमारे पास है a block of mass m is placed on a wedge which is fixed to the ground as shown in the figure। हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है फिर से। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? जी mg लगेगा, ठीक है। अब मैं mg के लिए आपको 3 डायरेक्शंस बना, 1 2 3। किस तरफ लगेगा? टू मैम सेकंड सेकंड। सेकंड में लगेगा। ध्यान रखना वर्टिकली लगेगा mg। और क्या लगेगा यहाँ पे? नॉर्मल। मैम नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए भी 2 बना देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड मैम सेकंड। नॉर्मल हमेशा Second, सरफेस से परपेंडिकुलर Second. लगेगा। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है इससे 90 डिग्री पे ये वाली डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है आदित्य? यस मैम। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बेसिक अपनी कंडीशन लूं जिसमें हम x यहाँ रखते थे और y ये ऊपर वाला होता था, तो इसमें कौन से को रिजॉल्व करना पड़ेगा, mg को या n को? एम बताओ, mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा या n को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर हम ऐसी एक्सिस रख रहे हैं? बोलो। एन देखो को n को, देखो यहाँ पे मोने आप भी समझो, यहाँ पे जब भी हमें रिजॉल्व करना है तो पहले एक्सेस बना दो उसी की जैसी जैसे वहां पे बनेगी। तो ये हमने दोनों एक्सेस बना दी। अभी mg तो y वाले पे लग रहा है ना, लग रहा है? यस यस मैम मैम। यस पर मैम। ये n वाला ये बीच में लटक रहा है, तो जो चीज हवा में लटक रही होती थी उसको रिजॉल्व करते थे 2 पार्ट में। यस यस मैम। मैम यस मैम। तो यहाँ पे हम mg को रिजॉल्व नहीं करेंगे, n को करेंगे अगर हमने एक्सेस ऐसे चूज करी। अब हमें रिजॉल्व करने के लिए थीटा चाहिए। अब ये बता दो थीटा ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला? मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 3 काफी सारे राइट एंगल बन रहे हैं। एक 90 डिग्री यहाँ पे, एक ये वायर एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे है, एक ये इस सरफेस से बना रहे नॉर्मली, फिर ये फिर से वायर एक्सिस आ गई तो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आप मेरे को सोच के बताओ, मैं सबको टाइम दे। मैम एक्स। हम नीचे की तरफ। ओके, हमारे पास विशाली आप भी नीचे वाले ही बोल रहे हो? हमारे पास एक आंसर आया है नीचे की तरफ, बाकी लोग कैलकुलेट करो। और कोई भी दे दो आंसर। मैम नीचे वाले ही हो। अच्छा, 2 ऑप्शन आ गए नीचे वाले। आप समझते हैं इसे? यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल, हाँ कौन, अनिक क्या बोल रहा? एक बार फिर से बताना मैम। क्या बताऊं फिर से?
मैम मैम आंटी ने हिंट सोचा कि आपने सोल्यूशन बता दिया हुआ है। मैंने मैम सोल्यूशन नहीं हिंट बताया है, अभी बताऊंगी वो, क्योंकि दोनों आंसर गलत है, नीचे नहीं होगा ऊपर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है विशाली? विशाली मैम 180 180 होता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सिर्फ विशाली और आदित्य ही आंसर मैं करेंगे, नहीं बाकी कोई आंसर नहीं करेगा, किसी ने आंसर ही नहीं बोला था, सिर्फ विशाली और आदित्य आंसर करेंगे। ये एंगल कितना होगा? 180 minus theta. ये 90 कहाँ गया? ट्राइंगल में दो एंगल्स है, 90 है, एक थीटा है, सम 180 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? मैम 180 minus 90 minus theta. हाँ वो कितना हो जाएगा? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। अब ये मेरे पास यहां तक का एंगल हो गया। अब मेरे को दिख रहा है ये फिर से एक और 90 डिग्री बन रहा है इधर, ये वाला, और उसमें से एक 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा क्या होगा? Theta. थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम अब ये थीटा है, मेरे को फिर से दिख रहा है एक और 90 डिग्री यहाँ पे नया, ये थीटा है, तो दूसरा क्या होगा? बोलो। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया। अब यार फिर से 90 डिग्री दिख रहा है, एक 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा क्या हो गया? थीटा होगा। थीटा थीटा होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, बस 90 डिग्री ढूंढने थे, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, और वही चेंज चली जा रही है, देखो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, बस वही चला जा रहा है। समझ आया आप दोनों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बाकी सबको भी क्लियर है? यस यस मैम मैम। बाकी किसी Yes, ने तो ma'am. आंसर ही नहीं दिया। मैं आपको मैम पूछ मैं रहा था बोलने हिंट लगा के बारे था में। कि अब तो हो गया केशव, अब कोई फायदा नहीं है। मैम बट मैं मतलब मेरे को पता नहीं था कैसे होगा, मैंने सोचा ऑपोजिशन में खड़ा होना चाहिए एक बार, पर मेरा नेट वैसे ही नहीं चल रहा था तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फिर n आ गया, इसको अब दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये वाला हो जाएगा n साइन थीटा, और ऊपर वाला एन कोस थीटा। एन cos थीटा n cos थीटा। अब देखो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक ये वाला एक ये वाला, और एक डाउनवर्ड वेट था mg। अब आप खुद सोचो, जब मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी? मैम नीचे वो सेकंड वाला जो बनाया सेकंड वाले लाइन। केस में होगी, यस मैम पर यहाँ पे जो मैंने एक्सिस चूज करी वो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बता सकती। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लूंगी तो उसको फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो पार्ट में कहीं पे भी लूंगी ऐसे ही करना पड़ेगा। यस मैम तो यहाँ पे मेरे पास ये जो हमने चॉइस ऑफ एक्सिस करी गलत करी। हम क्या करते हैं, फिर से चेंज करते हैं यहाँ पे। अब एक्सिस हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड वेट mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन n। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वाली एक्सिस लेते हैं जिसमें एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाए और एक ये डिस्प्लेसमेंट आ जाए, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। फिर यस मैम यस मैम। हम ये टेढ़ी एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया y वाली, ये हो गई x वाली। तो इस केस में किसको तोड़ना पड़ेगा? एमजी को। mg को तोड़ना पड़ेगा, कि mg उन एक्सिस पे नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा या ये वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला, बताओ? लेफ्ट वाला होगा। लेफ्ट वाला होगा। इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से, कि थीटा है, इस ट्रायंगल में थीटा नहीं होगा, उसके साथ वाला होगा थीटा। ठीक है, बट ये क्यों होगा ये भी बता दो। ये क्यों होगा ये भी बता दो, मैंने पहले बताया हुआ है केशव, भूल गए? ये तो मेरे को पता है कि वो नहीं हो सकता, पर ये वो दूसरा क्यों हुआ? ये थीटा है, ये एक्सिस है,
ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. हो गया, चल गया, बता। दिख रहा है ये वाई और एक्स एक्स? यस मैम, चल गया। थीटा हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे mg दो पार्ट्स में टूटेगा। जो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जिसको मैंने अभी mg cos थीटा। mg cos theta. mg cos थीटा, और दूसरे वाला mg sin थीटा। तो अब मेरे पास दो फोर्सेस आ गए। ये mg cos थीटा n को बैलेंस कर रहा है, और देखो mg sin थीटा अब इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ लग रहा है। और अगर आप वैसे भी किसी इंक्लाइन प्लेन पे कोई सामान रखोगे वो नीचे गिरेगा ना। यस मैम। हाँ, तो वो सिचुएशन भी हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। प्लस अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता, फ्रिक्शन होता, एक्सेलरेशन होता, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होता। तो इसलिए इंक्लाइन प्लेन पे मोस्टली हम ऐसे ही लेंगे अपनी एक्सिस, ये ध्यान रखना। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। लेकिन पेपर Yes, में इतना ma'am. टाइम नहीं है आप लोग के पास कि पहले आप वो एक्सेस लो फिर सोचो। तो कोशिश करना कि वो आपको ट्रिक धीरे धीरे समझ आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स में हमने फोर्सेस को डिवाइड कर दिया, एक है कॉन्टैक्ट, एक है नॉन कॉन्टैक्ट। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है क्या होगा? मैम जब कोई एक फोर्स दूसरी फोर्स के साथ मतलब कोई कांटेक्ट करती है, मतलब उसके कारण कुछ होता है कांटेक्ट के कारण, तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जब वो बगैर टच करें काम, तो वो नॉन कांटेक्ट हो गया। आधा सही किया, आधा सही बोला, लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला गलत बोला। क्या होता है, जैसे हमारे पास फिर से एक बैट है, मैं बैट के पीछे ही पड़ गई हूँ ना क्रिकेट के। अब यहाँ पे ये बैट और बॉल है, इनके बीच में गैप है, तो क्या ये बॉल मूव करेगी? नो मैम। नहीं मूव करेगी, है ना। पर जैसे ये बैट के पास, अब मैं सॉरी बैट को मैं बॉल के पास ले जाऊं टक्कर मार, तो मूव करेगी। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे थे कि बैट इस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करे, तो इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी था। तो वो फोर्सेस जो सिर्फ तभी एक्ट कर सकते हैं जब दोनों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो, उन फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। कोई एग्जांपल दे Yes, सकते हो? ma'am. कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? मैम कॉन्टेक्ट का एग्जांपल कि मैंने भी पेन से पेन टकराया, हाँ, तो पेन मैम से पेन। मैम एक पेन रेस्ट पे है तो दूसरे से मैंने मैम उसको डिस्प्लेस किया तो उसमें फोर्स आ गई। और मैम नो नॉन कॉन्टेक्ट का मैम एमजी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, दोनों एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड आदित्य। देखो यहाँ पे जो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दिया आदित्य ने, उसका, उसने एक पेन लिया और दूसरे पेन को वो तभी मूव कर सकता है जब दोनों पेन के बीच में कांटेक्ट हो। पर नॉन कांटेक्ट में भी एग्जांपल मिला है हमें mg। उसमें क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे एप्पल होता है, अगर हमारे पास ये ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस ऊपर भी है, एप्पल नहीं बना, मैंने फिर से बॉल बना दी, अर्थ से कुछ डिस्टेंस ऊपर है, फिर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। ऐसी जरूरत नहीं है कि ये जो बॉल है उसका अर्थ से कांटेक्ट हो, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग पा रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ें। कांटेक्ट क्लियर है सबको अभी? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल हो गया इसमें फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अगर हमारे, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है पहले बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और हम उसे मूव करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहता है कि नहीं भाई मैं नहीं चाहता कि मूव करे, तो ये दूसरी तरफ ताकत लगाता है ताकि ये रुक सके। पर अब आप सोचो, एक बॉल जो हवा में उड़ रही थी और यहाँ पे घास है पूरे में, क्या ये घास इस बॉल को रोक सकती है? नो नो मैम। मैम। नहीं रोक सकती है। पर जैसे ये बॉल इस घास पे चलने लग गई तब ये रोक देगी ना उसे। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कांटेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है तभी लग सकता है फ्रिक्शन,
वरना चाहे कितना ही रफ सरफेस हो या कितना ही स्मूथ हो, हम फ्रिक्शन को नहीं देख सकते। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है नॉर्मल फोर्स या फिर और वेट, दोनों चीजें। जैसे मान लो कि आपके पास आपका भाई खड़ा है, कोई भी आपका कोई फ्रेंड खड़ा है साइड में, यहाँ, क्या आपको इसका वेट महसूस होगा अगर वो साइड में खड़ा है? नो मैम। No, मैम। ma'am. नहीं होगा। पर अगर वो आपकी गोदी में आके बैठ जाए तो आप बोलोगे भाई कितना भारी हो गया तू, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो जैसे ही आप और उसके बीच में कांटेक्ट हुआ तब आपको ये वेट महसूस हुआ। तो हमारे पास अगर मैं चाह रही हूँ कि ये ब्लू वाले जो बॉक्स है उसका वेट इस ग्रीन वाले पे लगे तो कांटेक्ट होता है। पर ये जो नॉर्मल फोर्स है, अब यहाँ पे इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है कि वेट हमारे पास नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो वो एक्सर्ट करता है हवा पर, ठीक है? वो हम महसूस नहीं कर सकते, ये बात ट्रू है, पर हवा में हमेशा वेट लगता रहता है एमजी। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे महसूस कराना चाह रहे हैं तो उसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे एयर पे कांटेक्ट है तो एयर हमारा वेट एक्सपीरियंस करता है। पर ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हमें सिर्फ तभी मिल सकता है जब नीचे कोई सरफेस हो जो रिएक्शन दे। अगर एक वेट हवा में लटक रहा है तो ये एमजी तो लगाएगा डाउनवर्ड हवा पे, पर इसको रिएक्शन देने के लिए यहाँ नीचे सरफेस नहीं, प्रॉपर सरफेस होना चाहिए, तब ही हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो नॉर्मल फोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कांटेक्ट। इसके बाद हमारे पास एक कौन सा फोर्स है? ब्योयंसी तो नहीं है? करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास बायंट फोर्स लग रहा है जिसमें ये हमारे पास फ्लूइड है। अब इमेजिन, फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड चीज है। इमेजिन आपके पास एक बलून है और आप स्विमिंग पूल से उसे ऊपर लेके खड़े हो, तो क्या ये फ्लूइड अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करवा पाएगा इस बलून को? नो मैम। नहीं करवा पाएगा। पर जैसे ही आपने इस बलून को पानी में डाला ये फ्लोट करने लग जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास ये फ्लोटिंग वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था कि ये जो बलून है ये पानी के साथ कांटेक्ट में है। जब तक वो हवा में था इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा था, जो ये फ्लूइड लगा रहा था। बाइंड फोर्स पता है ना सबको क्या होता है? फ्लूइड जो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। यस Yes, मैम। ma'am. तो उसके लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कांटेक्ट हो। अगर हमारे पास अपवर्ड फोर्स ज्यादा और डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की तो वो फ्लोट कर जाएगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास एक और बच गया, वो है टेंशन। टेंशन वो नहीं है जो अब आपको एग्जाम की हो रही होगी या मैं दे रही हूँ अभी पढ़ा के। टेंशन कब लगती है? वाटर सरफेस की टॉप लेयर पे। Ring पे रस्सियों के बीच में लगती है टेंशन, भूल गए? मैम बोल रहा है मैम स्ट्रिंग। रस्सी को मैम हाथ लग। स्ट्रिंग्स पे लगती है, करेक्ट। हमारे पास कहीं पे भी रस्सी है, रोप है, स्ट्रिंग है, थ्रेड है, इन सब चीजों में टेंशन लगती है। पर अब आप सोचो आपके घर में एक रस्सी ऐसी पड़ी हुई है, क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रही है? नो मैम। मैम एमजी बस। बस एमजी लग रहा है। पर अब आप इस रस्सी से एक चीज बांध दो और फिर लटका दो, तो अब इस रस्सी को एक खिंचाव मिल रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। तो जैसे ही खिंचाव मिलता है रस्सी को तभी टेंशन लगता है। पर खिंचाव मिलने के लिए क्या जरूरी है? ये कांटेक्ट हो। अगर ये आप ये बॉल नीचे रखी हुई है और ऊपर सिर्फ रस्सी है तो फिर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो टेंशन के लिए भी कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम। फिर हमारे पास यहाँ पे है कांटेक्ट फोर्सेस का। अगर मैं नॉर्मल सी एक बॉडी हूं और उसके ऊपर 90, नॉर्मल सी मतलब कॉमन सी बॉडी यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री पे तो हमें ये नॉर्मल फोर्स मिलता है। और अगर मैं बात करूं पैरेलल डायरेक्शन की, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है याद रखना वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं लगता है, वो इस सरफेस के पैरेलल और टैंजेंशियली लगता है। इस पैरेलल वाली डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे दोनों के दोनों कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल वाला भी और फ्रिक्शन फोर्स भी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे होते थे तो मैं रिजॉल्व करके उसका एक रिजल्टेंट यहाँ बना सकती थी। यस मैम। Yes, ma'am.
तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों पे थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास ये R जो बना है वो टोटल रिजल्टेंट बन चुका है इन दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। अगर मेरे को कभी निकालना है टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, तो हम एक लेंगे परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन का नॉर्मल फोर्स और एक पैरेलल वाला लेंगे और उन दोनों से रिजल्टेंट बना सकते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा फिर think ये completely ये कर लेते हैं। फिर अपेरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हाँ, इसका मतलब होता है नकली, कि जो चीज असली में नहीं होती है पर दिखती है। तो एपरेंट वेट का मतलब है हम लिफ्ट में जब अपना वेट मेजर करते हैं तो हमें असली वेट नहीं दिखता, हमें नकली वेट दिखता है, कि होता कुछ है और दिखता कुछ है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस। जैसे जिन लोग के चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मे हटा के देखेंगे तो सामने कुछ रखा होगा और आपको कुछ और ही दिखेगा, है ना? तो ये हमारे पास होता क्या है, जब हमें वेट मेजर करना होता है तो हम मशीन पे खड़े होते हैं, वेइंग मशीन, और जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, mg वेट लगा रहे हैं, और बदले में मशीन हमें उसी पॉइंट से रिएक्शन दे। अब आपको ये लगता होगा कि वो मशीन वेट को रीड कर रही है, पर ऐसा नहीं होता। जो वेइंग मशीन है वो इस रिएक्शन को पढ़ती है कि रिएक्शन कितना दे रही है वो, और जो भी रिएक्शन है वो ही हमें दिखता है। तो हमें वेट नहीं दिखता है, हमें उस मशीन का रिएक्शन दिखता है। अगर रिएक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमें वेट ज्यादा दिखेगा, अगर कम हो रहा है तो वेट कम दिखेगा। उससे उसे इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा एक्चुअल वेट क्या है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मैम तो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस है। अगर मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या फिर लिफ्ट टूट गई, तो उस केस में क्या हो? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा वेट भी ऊपर जाता है, मतलब हमें लगता है वेट बढ़ रहा है, और जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमारा वेट भी नीचे आता है, हमें लगता है कम। तो अब इसको समझते हैं होता कैसे। जब हम बेसिक कंडीशन पे थे, जब हम भी रेस्ट पे हैं, लिफ्ट भी नहीं चल रही है, मशीन भी रुकी, तो जितना अपवर्ड रिएक्शन था उतना ही हमारा वेट होता है और हमें असली चीज मिलती है। और अगर मैं R माइनस mg करूं तो वो 0 हो गया, कि ना तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है ना नीचे का, दोनों बराबर है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस अब अगर मैं यहाँ पे लिफ्ट लूं और अब इस लिफ्ट में खड़े और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही, और तो डाउनवर्ड वेट लग रहा था मेरा mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा था R, और मान लेते हैं a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने वाला फोर्स ज्यादा है या नीचे आने वाला? ऊपर जाने वाला। ऊपर जाने वाला. करेक्ट। तो हमारे जब रेस्ट वाले केस था तो ऊपर वाले में से माइनस किया नीचे वाला mg, तो 0 आ रहा था। पर यहाँ पे अगर ऊपर वाला जो रिएक्शन R था उसमें से मैंने mg माइनस किया तो मेरे को 0 नहीं मिल रहा है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ma। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये क्या फोर्स है जो हमारा ऊपर लेके जा रहा था हमारा फोर्स, उसमें से नीचे वाले से माइनस किया, तो हमारी लिफ्ट ऊपर अभी भी जा रही है, तो मतलब उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बच गई ये चीज। तो यहाँ से हम R को कैलकुलेट करें तो आएगा mg प्लस ma। अब mg हमारा असली वेट था और उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो हमें क्या लगता है कि हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो रिएक्शन है वो ज्यादा हो गया है। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम ma'am. यस मैम। अब अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें लिफ्ट नीचे जा रही है, तो उस केस में नीचे जाने वाला फोर्स ज्यादा है या ऊपर जाने वाला? नीचे 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 जाने वाला। जाने वाला. नीचे जाने वाला ज्यादा है। तो नीचे जाने वाला था mg, नीचे वाली डायरेक्शन में, उसमें से मैंने ऊपर वाला माइनस किया R, तो इसके बावजूद भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ फोर्स बच गया। ऐसे ही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहां से अगर मैं रिएक्शन निकालूं तो आएगा mg माइनस ma। जो एक्चुअल वेट था mg उसमें से कुछ चीज कम हो रही है,
तो रिएक्शन कम मिलता है और हमें लगता है हम हल्के हो गए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब मान लेते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई और ऊपर से उसकी रस्सी टूट गई। तो रस्सी टूट गई तो वो फ्री फॉल में गिर रही है। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8। ये 9.8 बराबर जी के बराबर होता है। मतलब वो एक्सेलरेशन जिससे लिफ्ट नीचे गिर रही थी ए, वो जी हो गया उस केस में। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0. 0 आ गई कि उस केस में हमें कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है कि हमारा वेट 0 हो गया, वेटलेसनेस की कंडीशन हो। पर क्या एक्चुअल में 0 था? नो मैम। No, एक्चुअल में ma'am. 0 नहीं था। ये जो हमें दिख रहा है ये नकली वेट है। समझ आया ये सबको? Yes, यस ma'am. मैम। मैम एक बार ये दोबारा रिपीट करना कि 0 क्यों हुआ? 0 क्यों हुआ? देखो रिएक्शन। हमारे पास R इक्वल टू mg माइनस m में आया था केशव। यस मैम। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर हो गई कि जिस एक्सेलरेशन से हम ये जो लिफ्ट नीचे आ रही थी वही g हो गया है। या एक ही जगह में यस g मैम। पुट करूंगी तो 0। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. तो हमने 3 केस करे अभी यहाँ पे। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे आ रही है तो वेट नीचे आ रहा है, और बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ रही है तो वेट भी बिल्कुल एकदम से नीचे आ गया 0। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर हमारे पास यहाँ पे टेंशन है, तो मैं बता देती हूँ एक बार। मान लेते हैं कि हमारे पास केशव है एक साइड और एक साइड अनिक, और यहाँ पे नीचे रस्सी पड़ी थी। तो क्या इस रस्सी पे कोई फोर्स लग रहा है? नो मैम। अब क्या करते हैं, एक तरफ से केशव खींच रहा है, एक तरफ से अनिक खींच रहा है। तो ये दोनों चाह रहे नहीं ये मेरी है, नहीं ये मेरी। तो आप लोग इस रस्सी को खींच रहे हो। मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ उसकी 10 मीटर थी। आप चाह रहे हो वो खींच के आपके पास हो जाए, तो खिंचाव महसूस हो रहा है और उसकी लेंथ चेंज हो रही है। Yes, ma'am. यस मैम। पर ये रस्सी चाहती है कि भाई नहीं, मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरी लेंथ चेंज हो। तो ये पूरी ताकत लगाती है, अंदर की तरफ खींचती है अपने आप को कि नहीं आप नहीं तोड़ सकते मेरे को। ये बेसिकली रुकावट प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, जिससे इसकी ओरिजिनल जो शेप है वो चेंज ना, ये टूटे नहीं। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. तो Yes, अगर ma'am. आप इस तरफ खींच रहे हो एक ही तरफ, तो ये रस्सी अपने आप को इस तरफ एक फोर्स से खींचेगी, जो हो जाएगा हमारे पास टेंशन। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो ये रस्सी अपने आप को इस तरफ से खींच के टेंशन लगाएगी। तो ये जो टेंशन होती है हमेशा पुलिंग इन नेचर होती है, मतलब ये अपने आप को हमेशा खींचना चाहती है कि अगर आप उस साइड खींच रहे हो तो ये रस्सी अपने आप के वापस की तरफ खींच रही है। पर कोशिश इस फोर्स का बेसिकली मतलब होता है खींचना। फिर यहाँ पे है ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइट एंड्स। मतलब जिस जगह से खिंचाव हो रहा है, जिस जगह से बंधी हुई थी रस्सी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टेंशन। अवे का मतलब है यहाँ पे कि अगर मेरे पास ए से ऐसे जाऊं मैं तो ये अवे जा रहे हैं, और अगर ए की तरफ जाऊं मैं तो मैं टुवर्ड्स जा रही हूं। जैसे अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो यहाँ पे ये जो बॉब है ये रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो क्या करेगी रस्सी, अपने आप को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी जिससे टूटे नहीं। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। पर बेसिकली ये पुलिंग होता है कि अपने आप को बस खींचने की कोशिश करती है कि ये टूटे नहीं। तो इससे आगे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी को डाउट है तो मैम वो जब बताइए। केशव और अनिक दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगा टेंशन? तो दोनों तरफ से लगेगा, इधर से भी लगाएगा और इधर से लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। सेम ही होगी वैल्यू टेंशन की। वो टेंशन की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है आप क्या फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो बराबर है कि ना आप हिल रहे हो ना वो हिल रहा है तो वो सेम होगी। पर अगर ऐसा है कि अनिक स्ट्रांग हो गया केशव से, वो इधर खींचे जा रहा है, तो किस तरफ ज्यादा टेंशन लगेगी? केशव की साइड। केशव की साइड। ठीक है, क्योंकि अनिक ज्यादा तेजी से खींच रहा है तो रस्सी उसे उतना ज्यादा अपोज करेगी। क्लियर है ये? यस Yes, मैम। ma'am. तो फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो?
यस मैम। यस। ठीक है, इस बार अच्छे मार्क्स चाहिए सबके। अच्छे नहीं मतलब दे दो बस सब लोग, ठीक है। मार्क्स से मतलब नहीं है, बस एटलीस्ट दो, अटेम्प्ट करो। मैम नेगेटिव में भी आते हैं किसी के मार्क्स? नेगेटिव में हाँ हाँ आते हैं। आते हैं मार्क्स। जब सब कुछ अटेम्प्ट करते हो तब आते हैं नेगेटिव में।